हाँ, नमस्कार एवरीवन। तो पिछले 2 दिनों में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएँ हुई, जिससे साफ-साफ साबित हुआ कि हमारा जो विपक्ष है वो कितना सीरियस है उन मुद्दों को लेके जिनकी सच में देश को ज़रूरत है, और वो अपना कहाँ स्टैंड रखते हैं। जब देश के ऊपर बात आती है, देश के आम लोगों के ऊपर बात आती है, और जो हमारे यहाँ घुसपैठी हैं उनके साथ उनके जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उस पे बात आती है। तो बात सारी शुरू हुई हमारे सत्र जो अभी आखिरी दिसंबर में शीतकालीन सत्र चल रहा है उस पे। तो इस सत्र के अंदर जो सरकार है उसने कहा था कि हम 10 से 12 बिल्स लेके आके क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है, पिछले सत्र में भी इन्होंने अड़चन डाली थी, इस सत्र में भी अड़चन डाली। बात-बात पे वॉकआउट करना, शोर-शराबा करना, और जो कुछ भी करो बस सदन की जो रेगुलर जो हो रहा है आपका जो उसकी कार्य जो होने हैं उसको बस बाधित करो। कुछ भी करके बाधित करो, और किसी भी तरीके से सरकार जो भी बिल्स लाना चाहते हैं उनको रोका जाए, क्योंकि जो इनके पास उसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनके जो नेता थे जो कुछ इस पे बातचीत कर सकते हैं, जो एक अपना पक्ष रख सकते हैं, उनको इन्होंने किनारे लगा दिया है। इस सारे के बीच में इन्होंने फिर वही अपना ड्रामा शुरू कर दिया कि एसआईआर पे बात होगी, एसआईआर पे बात होगी। एसआईआर पे बात होगी पे सरकार ने क्लियर बात बोली कि सर एसआईआर जो है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रही है, और इलेक्शन कमीशन क्योंकि इसको कंडक्ट करा रही है तो इसका जो भी रूल्स और ये हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सारे संचालित होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि आपको सदन में आके इसकी जवाब नहीं दे सकते। सेकेंड ऑफ ऑल, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के जब रूल्स रखे थे उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी डाउट्स थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के और जो भी मीडिया के हाउसेस के जो भी डाउट्स थे उनको उन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इतने तरीके से उसको समझाया था कि सवाल खत्म हो गए थे। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा क्लियर था कि आप और जो कुछ भी पूछना चाहें उसको पूछिए, और हमारे जितने भी डाउट्स हैं आप अभी क्लियर कर लीजिए। इनको बात समझ नहीं आई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट और उस पर बोलने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात वही आगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी एसआईआर के ऊपर, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको हमारा संविधान ये ताकत देता है कि वो इलेक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे एसआईआर है, इलेक्शन कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी ऑन बेसिस ऑफ यहाँ पे बूथ सेटअप होने हैं, कितने बूथ सेट होने हैं, कौन सी बिल्डिंग में बूथ सेट होना है, सिक्योरिटी के लिए कितने पर्सन्स लगेंगे, मैनेजमेंट के लिए कितने पर्सन्स लगेंगे, और एसआईआर और चुनावी लिस्ट को ठीक करने में क्या क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से सारी की सारी जो पावर है वो इसी के पास आती है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास आती है। और इसमें ना तो सदन ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप कर सकता है, वो अपनी राय दे सकते हैं, उसके आगे जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही होती है। और इनको ये बात समझ आई नहीं। अब इनको ये बात समझ नहीं आई, इसके वजह से उन्होंने अपना 100% दिमाग का यूज़ करते हुए फिर भी अपना ये चिलम चिल्ली जारी रखी। उस पर फिर सरकार ने बोला कि हम इस पे एसआईआर पे ऐसे बात नहीं कर सकते, कि हाँ हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर सकते हैं। अब उन्होंने ना आओ देखा, ना ताव देखा, ना तैयारी देखी, ना और कुछ देखा, कूद पड़े और फिर वोट चोरी और ये सब शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत क्या करी कि ये बोलते रहे। जब तक इन्होंने बोला, सत्ता पक्ष के सारे नेताओं ने उनको सुना, आराम से उनकी बात सुनी, पर जब फिर सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह बोलने शुरू हुए, फिर उन्होंने वही अपनी बचकानी हरकतें कि पहले आप जो मैंने सवाल पूछे थे, जो उन्होंने सवाल पूछे थे सदन के बाहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब दीजिए। तो सिंपल सी बात आती है कि सदन के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी बात सदन में की जाती है। आप बाहर जो कुछ भी पूछेंगे उसका जवाब सदन में देने की कोई भी ऐसी वो बाध्य नहीं कर सकते हैं आप। और वही बात उनको दो टूक में समझा दी गई कि आप कहीं मुंशी थोड़ी लग रहे हैं कि आपके हिसाब से काम होगा। और उस पर थोड़े विचलित हो गए, पर फिर भी रुके, और अमित शाह ने 1.5 घंटे के अराउंड बोला, और 1 घंटा 38 मिनट के अराउंड बोला, और
जिसमें से 1 घंटा 30 मिनट राहुल गांधी ने सुना, और क्या सुना उसके बारे में जो मेन चीज़ है वो ये थी। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में बोला, तो अमित शाह ने बोला ठीक है वोट चोरी के बारे में बात हो रही है, तो 3 घटनाएं गिना दी उन्होंने। पहली कि कैसे जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चुने जाने थे तो मैक्सिमम वोट्स जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, और सिर्फ 2 वोट नेहरू जी को मिले थे, जिसमें से 1 वोट उनका खुद का था। उसके बावजूद भी जो हमारे बने प्रधानमंत्री पहले वो नेहरू जी बने, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने ब्लंडर करे वो इतिहास में सब आई हैं, उसके बारे में उन्होंने थोड़े हिंट दिए। सेकेंड ऑफ ऑल जो वोट चोरी हुई वो उनकी क्या कहते हैं नानी ने करी, जिसमें सॉरी दादी ने, उनकी दादी ने करी। पहली नाना ने करी, पर नाना ने, फिर उनकी दादी ने करी, जिसमें उन्होंने जब वो हार गई थी तो उसका जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट और पूरे इलेक्शन कमीशन सारे के सारे दाव हटवा दिए, और पूरा पूरा चुनाव का नतीजा ही पलट के रख दिया। और थर्ड बात करी उन्होंने सोनिया गांधी की, कि उनकी शादी के 15 साल बाद उनको नागरिकता मिली। 15 साल उन्होंने वेट किया, कैसे किया, क्यों किया, वो जाने, लेकिन 15 साल बाद उनको नागरिकता मिली जो ऑन डॉक्यूमेंट है। लेकिन नागरिकता मिलने से 3 से 4 साल पहले वो वोट डाली हैं, तो नागरिकता बाद में मिली है और वोट उन्होंने पहले डाली है सोनिया गांधी जी ने। तो ये 3 इंसिडेंसेस गिनाए हैं, और फिर उन्होंने सीधी बात बोली कि जो थर्ड इंसिडेंस है उसके ऊपर सोनिया गांधी से बातचीत कर ही रहा है इलेक्शन कमीशन, उसकी जांच चल ही रही है और उसका जवाब उनको कोर्ट में देना है। तो ये बहुत बोल के रुके, और पर फिर वही वाली बात है भाई, अगला बंदा पहले जोश में था, फिर भयभीत हो गया, और भयभीत होते ही फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब इस वॉकआउट के अंदर मुझे सबसे जो चौंकाने वाली बात थी वो ये लगी कि पूरा का पूरा इंडी गठबंधन इनके पीछे पीछे हो लिया। उसमें वो भी लोग थे जिनका उस सदन के अंदर उस टाइम प्रस्तुत रहना बहुत ज़रूरी था कि आप वापस जवाब दे सकें। सुप्रिया सुले एक तरीके से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड ले चुकी हैं, और वो उनके पीछे पीछे चलती। ये देख के बहुत दुख होता है। हमारे देश को इस टाइम पे एक तगड़े विपक्ष की ज़रूरत है। ऐसे विपक्ष की ज़रूरत है जो ना कि सिर्फ मुद्दों पे प्रॉपर चर्चा करे सदन में, ये चिल्लम चिल्ली नहीं, प्रॉपर चर्चा हो। बिल्स आते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं होती, बिल्स क्लियर हो जाते हैं, बिल्स चले जाते हैं। अपोजिशन का सबसे मेन काम क्या है? अपोजिशन का सबसे मेन काम है कि आपके जो बिल्स आए हैं उसके ऊपर बातचीत हो, ताकि लोगों को पता चले उन बिल्स के अंदर क्या है, बात सदन के फ्लोर पे क्लियर हो। जब अटल जी की सरकार थी, और उससे पहले जब अटल जी विपक्ष में थे, और उसके जब उनकी सरकार 2004 में, उसके बाद भी जब वो विपक्ष में थे, अटल जी ने ये बात सही से साबित करके दिखाई कि कैसे आप विपक्ष में रहते हुए भी अपना जो दायित्व है कैसे निभाया जाता है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी चैनलिंग के थ्रू से बात करी, कभी कोई ओछी या बिलो द बेल्ट ऐसी कोई टिप्पणी पास नहीं करी। अपनी पूरी सरकार का 1 वोट कम होने की वजह से जो आखिरी में हुआ, सरकार गिर गई, तब भी उन्होंने ये बोला कि सरकारें आएंगी जाएंगी पर ये देश रहना चाहिए, ये देश है तब तक ही सब कुछ है। और आजकल की सरकारें तो ऐसे रखे कि देश जाए भाड़ में, बस सरकार में हम आ जाए। तो ऐसे थोड़ी चलता है। आप इतने निचले स्तर पे लेके चले गए हैं पॉलिटिकल डिबेट को और संसद में होने वाली कार्रवाई को, इसको देख के हंसी तो छोड़िए, दुख बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं उन लोगों में समझो कि अगर पॉलिटिकल डिबेट हो, सही से सारी बातचीत हो सदन में, तो देखने का मन करता है, पर कुछ होता ही नहीं है। एक तरफ से हो हल्ला चलता रहता है, एक तरफ से थोड़ी समझाने की बात होती है, एंड में बिल्स पास हो जाते हैं जो प्रॉपर
डिबेट होनी चाहिए जिसमें वो अलग सेक्शंस के बारे में अलग से पता चले। हमें खुद बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। हमें बिल पढ़ने में बुरा नहीं है, लेकिन अगर डिबेट हो इन बिल के ऊपर तो पता चले कि उसमें क्या रेक्टिफिकेशन हो सकती हैं, आपके जो तर्क हैं उसके कुछ वैल्यू लगे। वो गला फाड़ के चलाने की तो कोई वैल्यू थोड़ी लगती है, पर अब जो है सो है। इन लोगों को लगता है कि यही पॉलिटिक्स है, तो फिर इनको मुबारक हो ऐसी पॉलिटिक्स। तो ये तो बात रही सदन की। उसके बाद फिर जब निशिकांत दुबे जी खड़े हुए हैं, अरे सारे सारे वॉकआउट कर गए तो सब पता ही चल ही गया। निशिकांत दुबे जी से एक बात था कि अगर निशिकांत दुबे जी जब खड़े होते हैं और वो खड़े हुए राइट आफ्टर अमित शाह जी, तो फिर ये आओ नहीं देखते ताओ नहीं देखते, फिर ये फुर हो जाते हैं, फिर तो सीधा वॉकआउट होता है। तो दिखता है कि विपक्ष कितना बेबस है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, तैयारी वो करके नहीं आते बिल्स पे टॉपिक पे बात करने के लिए, बस चिल्लम चिल्ली चलती है। इसमें शशि थरूर जी का मेरे को स्टांस थोड़ा अलग लगा। उन्होंने जो भी ये बातचीत हुई चिल्लम चिल्ली उस पर अपना एक अलग से स्टांस रखा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्यवाही हो रही है सदन के अंदर उसकी एक वैल्यू है, गरिमा है, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए और तरीके से बातचीत होनी चाहिए। इसको लेकर मैं शशि थरूर की तारीफ भी करूँगा। उनको बेशक से कांग्रेस ने एक तरफा कोने पे लगा दिया जब से ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने लीड किया है, पर उनकी इसी बात को कि वो जो सही बात है उसको सही बोल सकते हैं, गलत बात को गलत बोल सकते हैं और अपना एक पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, उनको इस बात के लिए सराहना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑरेटर्स दैट इंडिया हैज़। और इसके अंदर बातचीत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, चाहे वो विपक्ष में है, आगे चल के अगर वो पक्ष में आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, चाहे कैसे भी आते हैं, हमें ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि बात करनी ज़रूरी है। आपके तर्क वितर्क की बात होती है। हमारा हिंदू धर्म शास्त्रार्थ पे बेस्ड है, ये देश शास्त्रार्थ से जन्मा है। अगर सिर्फ रट्टू तोता पढ़ के उल्टियाँ करनी है तो भाई वो इस देश की संस्कृति नहीं है। और जहाँ की है वहाँ के ऊपर फॉलो कर लीजिए, जो बात यहाँ की है आपको उसके थ्रू चलने की ज़रूरत है। यही मेरा ओपिनियन है इस सारी बात पे। लेकिन हाँ, ये देख के बहुत सही लगा कि इनका जितना भी नैरेटिव था उसको एक बारी में तोड़ा गया। ये बहुत ज़रूरी है, इनके फॉल्स नैरेटिव को एक बारी में तोड़ा जाना चाहिए। थोड़ी बहुत इनको ढील देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इन फालतू की चीज़ों में फंसे रहें। देश संभला है, बढ़ रहा है और इसको और भी तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद सेकंड चीज़ पे आते हैं, वो है SIR। आप कहेंगे बार बार SIR पे बात होती है। SIR पे रोज़ बात होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 65 से 68 लाख जो नाम कटे थे सबसे पहले आपके बिहार में, उसने एक नींव रखी जिसके ऊपर हमें पता चला कि हमारे बीच में कितने ज़्यादा ये क्या कहते हैं घुसपैठिए हैं। उसके बाद हमारे जो CGI हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने भी सीधी बात बोली कि घुसपैठियों को हम अपने घर के अंदर के जो रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करने दे सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने कोई भी रिफ्यूजी जो पैक्ट हैं एग्रीमेंट से साइन नहीं कर रखे। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट सेज दैट वी हैव अ लायबिलिटी टू टेक रिफ्यूजीज एंड टू लुक आफ्टर देम। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए हैं। बात क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तानी घुसपैठिए हों। ये सारे के सारे घुसपैठी हैं, सारे के सारे आतंकवादी हैं एक तरीके से। भाई हमारे देश का रिसोर्सेज खा रहे हो, हमारे देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये ले जा रहे हैं हमारे बच्चों से दूर, चाहे हमारे बच्चों को नशे की आदतों में डाल रहे हैं, चाहे हमारे बहू बेटे के ऊपर लव जिहाद के थ्रू अटैक करना है,
प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना है, इलीगल सेटलमेंट्स बैठाना है, आप चाहे किसी भी तरीके से लीजिए, ये वो पैरासाइट है जिसकी वजह से भारत एक तरीके से लंगड़ा हुआ पड़ा है। और मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, SIR के बाद अगर ये नाम हटते हैं तो जो पार्टी इनको अभी सपोर्ट कर रही है, और जब इनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी और इनके पास वोट की ताकत नहीं होगी, इन्हीं को बाहर कर देगी। 68 लाख जो बिहार से हटे, उसके बाद बंगाल में शुरू हुआ। अब बंगाल पे लोगों की नज़र थी, असम पे जो उनका पहले चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिए गए अनुसार, उस पर लोगों की नज़र थी। इसके सारे के बीच में योगी जी आउट ऑफ सिलेबस आ गए, और योगी जी ऐसे आउट ऑफ सिलेबस आ गए कि अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि खाएं, बैठें, भागें, क्या करें। 2,93,00,000 बहुत बड़ा नंबर है। 2,93,00,000 मतदाता बताए जा रहे हैं कि उनके SIR में नाम आए हैं, और इसको वापस से थोड़ी रेट बढ़ाने की बात की गई है कि इसको वापस से रीचेक कर रहे हैं। और वापस से रीचेक होने के बाद लोग कह रहे हैं कि इसकी जो मेरे सूत्रों से पता चल रहा है कि 2,93,00,000 तो ये हैं, और अगर वापस एक बार चेक होगा तो ये अराउंड 3.5 करोड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। 25 करोड़ की आबादी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी है। हर एक स्टेट के अंदर एक सेंटर बोला था रखने के लिए, जिसके अंदर डिटेक्ट करेंगे इनको, डिलीट करके इनके नाम, इनको वहाँ पे रख के पकड़ के रिपोर्ट की सुविधा बनाई जाए। तो इनको शायद योगी जी, क्योंकि थोड़े आगे से सोचने वाले बंदे हैं, दूरदृष्टि है उनकी, उन्होंने कहा नहीं, हर एक स्टेट के हिसाब से एक नहीं, हर एक ज़िले के हिसाब से एक। और सबसे पहले एक डिटेंशन सेंटर बना करके गोरखपुर के अंदर उन्होंने ये मिसाल कायम की है कि सारी सुविधाओं के साथ तैयार फुली सिक्योर्ड डिटेंशन सेंटर बनाया है, जिसके अंदर अराउंड 2,500-3 हज़ार लोगों को अभी शुरुआत में रखा जा सकता है, और उसकी फुल कैपेसिटी अराउंड 10 से 15 हज़ार लोगों तक बढ़ाई जा सकती है, जो कि अभी पता चला है। लेकिन मतलब 2,500 भी अगर लेते हैं आप तो बहुत है। और अगर ऐसे पूरे हर एक स्टेट उसमें बनते हैं ज़िले में, और इसके बाद जब अगले साल आपका जनगणना होने, उसके बाद परिसीमन लगना है और अलग अलग और बनने हैं, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है। तो 2.5 करोड़ ये हो गए, मतलब 2.93 करोड़ हैं, और 3.5 करोड़ तक जा सकते हैं। तो 3 करोड़ मान लेते हैं अभी के लिए, 3 करोड़ ये हो गए। 68 लाख ही आपके बंगाल से आते हैं। उसके बाद असम में जो अभी डायरेक्टिव चल रहा है फ्रॉम द हाई सुप्रीम कोर्ट, जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे भी SIR होगा, तो उसका एक नंबर आना है। इसके अलावा बंगाल से जो अभी निकल के आ रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी उन्होंने पाया है कि बहुत शैतानियाँ करी गई हैं, बहुत चीज़ें छुपाई गई हैं, लोगों के नाम डुप्लीकेट से थ्रू लगाए गए हैं। तो उस पर अब उन्होंने बोला है कि हम इसके अलावा हम प्रोजेनी के हिसाब का जो ट्री है उसको भी यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अलग अलग फॉर फेशियल रिकॉग्निशन, सिमिलर नेम एंड सिमिलर एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, ताकि उस पर डुप्लीकेसी पता चल सके, और फिजिकली लोगों को जाके देखकर। अभी तक जो नंबर हमें शुरुआत में लग रहा था कि 1.5 से 2 करोड़ जाएगा, उसका नंबर अराउंड 85 से 86 लाख के अराउंड आ रहा है, जिसके अंदर 58 लाख जो मर गए हैं या फिर जो अपनी जगह से मूव कर गए हैं उनका आ रहा है। इसके अलावा 34 लाख उनका आ रहा है जो अनट्रेसेबल आ रहे हैं, और बाकी बचा हुआ नंबर भी आ रहा है जिसके अंदर जिनके वापस फॉर्म्स नहीं आए हैं। इस सारे के बीच में ममता दीदी ने तीसरी बार अपने साथ वालों का उल्लू काट दिया। पहले उन्होंने इसको बोला कि ये SIR नहीं है, NRC है, तब लोग भागे थे झूले ठा के। सेकेंड बारी उन्होंने बोला कि वक्फ पे मैं आने नहीं दूंगी, वक्फ ले आई, और तब लेके आई जब 5 दिसंबर की डेट हो गई, उससे पहले लेके आई। तो बताया जा रहा है कि 0.8 टोटल जो 82-83,000 प्रॉपर्टीज़ हैं बंगाल के अंदर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 720 या 730 प्रॉपर्टीज़ का हो पाया है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, और यह आता है 0.8% ऑफ टोटल वक्फ प्रॉपर्टी इन बंगाल। अब देखिए वहाँ पे भी ये तांडव शुरू होगा।
क्योंकि जो अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वक्फ एक्ट के थ्रू या तो वो अपने राइटफुल ओनर के पास जाएगी, वरना सरकार के पास जाएगी। इसी के साथ जो 600 किलोमीटर का बॉर्डर फेंस के बगैर पड़ा है बंगाल में, उस पर हाईकोर्ट ने डायरेक्टिव दे ही दिया है और बंगाल सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है, जिसकी भी डेट पास आती जा रही है। आप मान के चलिए कि उस पर भी इनको मानना पड़ेगा, अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे और अनुमति देनी पड़ेगी फॉर फेंसिंग, और ज़मीन एलोकेट करनी ही पड़ेगी। ये नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं है। अब तीसरी बारी में उन्होंने बोला था कि मैं इस SIR में नाम लिख के फॉर्म देने से अच्छा है मैं डूब के मर जाएं, भाड़ में जाइए, सब बकवास है ये। और एंड लास्ट मोमेंट पे उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया। अब लोग कह रहे हैं कि ये क्यों किया, और जिन्होंने उनके चक्कर में फॉर्म नहीं दिया अब ये कह रहे हैं कि अब हमने दिया ही नहीं तो हम फंस गए। और ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों हज़ारों में आ रही है। अब फंसे ये कैसे हैं? अगर वो नाम अपना नहीं देती भर के तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं होती। अगर वो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर उनकी सिटीजनशिप पे बात आ जाती। उसके बाद अगर इस दोनों चीज़ों पे बात आ जाती तो फिर वो अपना इलेक्शन कैसे लड़ती। तो उन्होंने बहुत चतुराई के साथ अपने आखिरी टाइम पे भर दिया। लेकिन मैंने तो अपनी बात ठीक कर ली, अब जिसका हुआ हुआ, नहीं हुआ बहुत बढ़िया। लेकिन ये सारे काम करते हुए ये देखा जा रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो सारे परिकरण को लेकर थोड़ी सी उसमें है, डाउट में कि कैसे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। हाँ, उनकी तरफ से कोशिश पूरी की गई है, जिसपे सुब्रत गुप्ता जी हैं जो वहाँ पे जो IAS ऑफिसर हैं और वहाँ पे जो ऑब्जर्विंग कमिश्नर बनाए गए हैं बाय EC इलेक्शन कमीशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शामिल की है कि इसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं और हम इसको वापस से चेक कर रहे हैं। जैसे निकल के आते हैं कि हज़ारों की संख्या में, मतलब 2000 समथिंग की संख्या में लोग ऐसे बूथ थे जहाँ पे कोई भी नहीं मरा, और 8-9 हज़ार की संख्या में ऐसे बूथ थे जहाँ 2 या 4 लोग मरे हैं। तो बंगाल में एक कहावत होती है कि इलेक्शन वाले दिन आपको आपके जो मरे दादा परदादा आपके माता पिता हैं वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वोट डल जाते हैं। अब इस सारे के बीच में आपका जो निकल के आया है उसमें ये निकल के आया है कि जो उन्होंने अभी तक बचाने की कोशिश करी है ये उसमें फिर खुद ही फंस गए हैं। SIR के ऊपर बंगाल में डबल डाउन हो रहा है। यूपी ने अभी ऐसा कुछ निकाल के नंबर दे दिया है जिसके होने के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी है। इवन जो साउथ की स्टेट्स हैं वहाँ के अंदर भी काफ़ी अच्छे रुझान आए हैं, और उनको देख के अब जो ये कंगालू घुस के हमारे यहाँ घुसपैठी हैं, हमारे ऊपर जो लीचेस की तरह झोंक की तरह अटके हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि बंगाल से NRC के चक्कर में आज हम उल्टे भागे, वरना वहाँ से हम साउथ की तरफ भागे। साउथ की तरफ भागने के बाद भी अब अगर यहाँ पे भी नाम अगर ऐसे आएंगे और हम हमारा वोट का और ये नहीं बचेगा, तो ये जो दशकों से चलता आ रहा है कि ये अपनी आबादी बढ़ा के बताते हैं, बड़े लोगों के उसके ऊपर वोट डलवाते हैं और दिक्कतें बढ़ाते हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों का रोजगार खाते हैं, हमारे देश के रिसोर्सेज यूज करते हैं और फिर हमारे लोगों पे गालियां बकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। डेमोग्राफी बैलेंसिंग आएगी, जो झूठा नैरेटिव चल रहा है वो ध्वस्त होगा और वापस से हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो सारे के सारे सिक्योर होंगे। नॉर्थ ईस्ट सिक्योर है। इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो असम के अंदर बहुत तगड़ी लड़ाई है, और इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो उसको बहुत तरीके से लड़ रहे हैं, और इससे लड़ नहीं रहे हैं वो इसको मान के चल रहे हैं कि फाइनल बैटल फ्रंट जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो असम ही है, और उसके ऊपर काम बहुत तरीके से चल रहा है। इसके बाद SIR होगा, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। हम होप करते हैं कि वो अपने इस काम में बिल्कुल ठीक रहें, भगवान उन्हें ताकत दे इस लड़ाई को जारी रखने की और असम को वापस से सही राह पे लाने की। इसके बाद मेन चीज़ क्या आती है? मेन चीज़ आती है कि आपके जो मेन पावर सेंटर्स हैं वो आपके सिक्योर होने चाहिए। तो हमारे मेन पावर सेंटर्स में आता है
बंगाल, दिल्ली, मुंबई जो बॉर्डर एरियाज हैं। तो दिल्ली कैसे सिक्योर है? दिल्ली ऐसे सिक्योर है कि उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, ये सारा जो है यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरेज प्रोवाइड करती है फॉर दिल्ली। कि जैसे पिछली बार जो प्रोटेस्ट हो गए आपके कृषि आंदोलन के नाम पे, या वो वापस नहीं होंगे। पंजाब एक एरिया बचा है, उस पर भी तैयारी है कि अब की बार ढीला ढाला चुनाव नहीं, उसको सही तरीके से लड़ा जाएगा। वहाँ पे भी SIR की बात बढ़ाई जाएगी आगे। सेकंड फेज आता है जहाँ से, क्योंकि वहाँ से लोग आके इन्फिल्ट्रेट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बाकी स्टेट्स बीजेपी की रहती हैं तो अपने बॉर्डर्स के ऊपर वो सिक्योरिटी बढ़ाकर इनको वहीं रोक सकती है ताकि इनका प्रोपोगेशन ना हो। सेकंड फेज जो आता है वो आता है आपका बंगाल से असम और इस तरफ नीचे उड़ीसा, बिहार और झारखंड में। तो बंगाल की तरफ में उड़ीसा सेफ है, बिहार सेफ है, झारखंड बचा है। लेकिन झारखंड के अंदर भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि SIR की प्रक्रिया ठीक से करी जा रही है। तो इतने सालों से जो बेचारे हमारे आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर उत्पीड़न होता है भाई। ये घुसपैठिए वहाँ आते हैं, वहाँ पे जो आदिवासी समाज है उनको तंग करते हैं, उनके बहू बेटियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं, लव जिहाद के थ्रू शादी करते हैं और उनकी ही ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। वहाँ ये होता है कि दामाद को प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसके थ्रू हमारी ज़मीन पे, हमारे उस पर कब्जा कर रहे हैं, उसके थ्रू भी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। अब हेमंत सोरेन उस पर कितना काम करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन SIR के अंदर ये निकल के आया है कि झारखंड इज कोऑपरेटिव। फिर मुंबई ले लीजिए तो क्या, महाराष्ट्र पूरा हो गया, कर्नाटका हो गया और गुजरात हो गया। तो गुजरात इज हिस्टोरिकली अ बेस्टिन फॉर बीजेपी, वहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। और गोवा इज ऑल्सो अ बेस्टिन फॉर बीजेपी, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आ रही है। बचा कर्नाटका, तो जो लोग भाजपा को सबक सिखाने चले थे उनको सबक लेके गया है कि भाजपा के बगैर क्या हाल हो गया है कर्नाटका का। बट आई होप SIR की प्रक्रिया सही से हो, उसके बाद चुनाव हो और जो लीकेज हो रही है बंगाल के थ्रू वो रुके और एक फेयर और फ्री चुनाव के बाद जो भी सही रिजल्ट आए उसमें हम ये आशा रखते हैं कि एक राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, इस देश की धरती को चाहने वाली सरकार आए और जो भी हमारे यहाँ घुसपैठे घुसे हैं उनको बाहर निकाल के, लात मार के बाहर निकाला जाए। क्योंकि सबसे पहले देश, फिर राज्य, फिर परिवार और सबसे ऊपर धर्म और आखिरी में हम। इस मोटो पे चलने वाले लोग हमें चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। कृपया करके चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशंस पे ध्यान दीजिए। आपका थोड़ा सा टाइम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में बदलाव लाता है। और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपको और किन चीज़ों के बारे में वीडियो चाहिए, किन टॉपिक्स को आप सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।